बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन इन द कम्प्लेक्स प्लान। इंटीग्रेशन इन रियल प्लान तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आज हम कम्प्लेक्स प्लान की बात करेंगे। तो उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो इंटीग्रेशन में हमें काम आएंगी। तो सबसे पहले है स्मूथ कर्व। स्मूथ कर्व क्या होती है? ए कर्व C in the complex plane is smooth if z prime of t equal to x prime of t plus iota y prime of t is continuous and never zero in the interval a less than equal to t which is less than equal to b। तो स्मूथ कर्व क्या होगी? वो कर्व जिसका डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो और नेवर ज़ीरो इन द इंटरवल, ए बी इंटरवल के बीच में ज़ीरो ना हो, यानी नॉन ज़ीरो हो। ए बी क्लोज इंटरवल के अंदर नॉन ज़ीरो। तो ये स्मूथ कर्व किस तरह की हो सकती है? स्मूथ कर्व इस तरह होगी कि अगर यह पॉइंट है तो ये ए से इस तरह बी पॉइंट तक एक स्मूथ कर्व है, ठीक है। इसी तरह ऊपर से नीचे की तरफ आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये ए से बी दूसरी स्मूथ कर्व है। इसको आप नाम देते हैं C1, इसको कहते हैं C2। तो ऐसी कर्व जिसका डेरिवेटिव कहीं भी ज़ीरो ना हो, इसको हम क्या कहेंगे? स्मूथ कर्व। और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कहीं पर बीच में गैप ना हो, तमाम लाइन कनेक्टेड हो, तो इस कर्व को हम स्मूथ कर्व कहते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पीस वाइज स्मूथ कर्व। अब ये क्या होती है? A piecewise smooth curve C has a continuously turning tangent except possibly at the points where the component smooth curve C1, C2 and so on Cn are joined together। पीसवाइज स्मूथ कर्व बहुत सारे स्मूथ कर्व के मिलाप से बनती है। अगर बहुत सारी स्मूथ कर्व आप एक साथ कनेक्ट कर दें C1, C2 एंड सो ऑन Cn, तो वो मुकम्मल क्या बन जाती है? एक पीसवाइज स्मूथ कर्व। और इसका कंटिन्यूअस टर्निंग टेंजेंट होता है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअसली एक टेंजेंट लाइन बन रही होती है, एक्सेप्ट पॉसिबली। और सिर्फ वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर पॉसिबल है कि टेंजेंट ना बने, कंटिन्यूअस टेंजेंट ना बने। वो कौन से पॉइंट होंगे? जहाँ पर दो स्मूथ कर्व्स आपस में कनेक्ट होंगी। इसको हम ड्रा करके देखते हैं तो ये कैसी होगी? कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व इस तरह हो सकती है, यहाँ से यहाँ तक ये एक कर्व है, फिर हम कह देते हैं कि ये दूसरी कर्व हो गई, और फिर इधर से यहाँ से ऊपर की तरफ एक तीसरी कर्व। तो ये क्या हुआ? ए से बी पॉइंट, बी से सी और सी से डी। इसको C1 कहते हैं, इसको C2 और इसको C3। तो ये क्या हुआ? तीन कर्व के मिलने से हमारे पास एक मुकम्मल कर्व जो बन रही है यहाँ से ए से डी तक, उसको हम क्या कहेंगे? पीस वाइज स्मूथ कर्व। इसमें हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस टेंजेंट है सिवाय इन पॉइंट्स पर। अब देखें यहाँ पर एक कंटिन्यूअस टेंजेंट नहीं बन रहा, यहाँ पीछे जो टेंजेंट की वैल्यू आएगी और इस पॉइंट के बाद सी पॉइंट के बाद जो टेंजेंट की वैल्यू आएगी उनमें बहुत डिफरेंस होगा, वो एक कंटिन्यूअसली स्मूथली टेंजेंट नहीं बनेगा। तो आप देखें ये जो एंड पॉइंट्स हैं बी और सी, C1 का एंड पॉइंट बी और C2 का एंड पॉइंट सी, इन दोनों पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस टेंजेंट नहीं है, लेकिन बीच के जो तमाम कर्व के ऊपर पॉइंट हैं वहाँ पर कंटिन्यूअस टेंजेंट है। तो इस तरह की हम कर्व को क्या कहते हैं? पीस वाइज स्मूथ कर्व, कि ये बहुत सारी सिंपल स्मूथ कर्व के मिलने से बनती है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और टर्म सिंपल कर्व। ये क्या होती है? A curve in the complex plane is said to be as simple if ZT1 is not equal to Z2, ZT2 for T1 is not equal to T2 except possibly for T equal to A and T equal to B। सिंपल कर्व कौन सी होगी? वो कर्व जिसमें लाइन एक दूसरे को टच ना, लाइन अपने आप को क्रॉस ना करे, एक सिंपल लाइन हो जो अपने आप को क्रॉस ना करे, और एक जगह पर मिल सकती है वो लाइन, इनिशियल पॉइंट और जो एंड पॉइंट है वो एक ही जगह हो जाए, यानी क्लोज्ड फॉर्म हो जाए, कि एक क्लोज्ड कर्व बन जाए, जहाँ से स्टार्ट हुई हो वहीं पर ख़त्म हो जाए। यह एक सूरत हो सकती है कि पॉइंट मिल रहे हैं। इसके अलावा T1, T2 दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ये जो ZT1 की वैल्यू है वो Z2 T2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगी।
हर पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की मुख्तलिफ होगी। जैसा कि अब ये एक कर्व है C1 और ये C2, ये दोनों स्मूथ कर्व भी हैं और सिंपल कर्व भी हैं। सिंपल कर्व कैसे हैं कि देखें कहीं पर ये लाइन खुद को क्रॉस नहीं कर रही। अगर ये लाइन इस तरह हो कि ये ऐसे लाइन आए और ऐसे खुद को क्रॉस कर ले, तो अब ये इस पॉइंट पर सिंपल नहीं है, इस पॉइंट पर ये सिंपल नहीं है। तो इस टोटली इस सारी लाइन को हम क्या कहेंगे कि ये कर्व सिंपल कर्व नहीं है। तो लाइन एक क्रॉस नहीं करेगी और कनेक्टेड हो सकती है ए पॉइंट और बी पॉइंट पर, एंड पॉइंट पर। तो इसको अगर हम ड्रा करें तो इसी तरह स्मूथ कर्व की तरह ही हम ड्रा कर सकते हैं इसको, कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान एक सिंपल कर्व। और ऐसे भी हो सकता है कि ए पॉइंट से स्टार्ट हुई है लाइन और ए पॉइंट पर ही ख़त्म हो गई है इस पॉइंट पर। इसको आप कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी या टी इज इक्वल टू ए और टी इज इक्वल टू बी, यही पॉइंट है। तो ये भी क्या, ये इस कर्व को हम क्या कहेंगे, सिंपल कर्व। ये किसी और पॉइंट पर खुद को क्रॉस नहीं कर रही सिवाय जहाँ से शुरू हुई थी और जहाँ पर ख़त्म हुई है, सिर्फ ये दो पॉइंट एक ही जगह पर है। तो इन दोनों कर्व को हम क्या कहेंगे, सिंपल। इसको कहेंगे सिंपल कर्व और इसको क्या कहेंगे, सिंपल क्लोज कर्व। इसके साथ में लिख लेता हूँ, सिंपल कर्व, और इसको क्या कहेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, कि ये सिंपल भी है और क्लोज भी है। अच्छा, ये क्या है आगे, क्लोज्ड कर्व। तो ये तो वही हो गई क्लोज्ड कर्व। सी इज क्लोज्ड कर्व इफ जेड ऑफ ए इज इक्वल टू जेड ऑफ बी। ए और बी पॉइंट पर कर्व मिल जाए, यानी एक क्लोज्ड फॉर्म बना ले, तो उसको क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व। अच्छा, इसको भी मैं इधर लिख लेता हूँ, क्लोज्ड कर्व को ऐसे, एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये कर्व मिल जाए। ये z इक्वल टू ए और z इक्वल टू बी यहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट बराबर हैं। कर्व यहाँ से स्टार्ट हुई थी और यहीं पर ख़त्म हो गई है, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोज्ड कर्व। अब आगे सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ऑलरेडी इस डायग्राम में हम देख चुके हैं कि सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन सी होगी। इसकी डेफिनेशन इधर पढ़ लेते हैं। C इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। C को हम सिंपल क्लोज्ड कर्व कहेंगे इफ ZT1 इज नॉट इक्वल टू Z2 T2। इसका मतलब है कि कहीं पर लाइन खुद को क्रॉस नहीं करेगी, खुद को कट नहीं करेगी। ZT1 इज नॉट इक्वल टू ZT2 और T1 नॉट इक्वल टू T2। T1 और T2 अगर दो मुख्तलिफ नंबर होंगे, कम्प्लेक्स नंबर होंगे, तो फंक्शन की वैल्यू उन दो मुख्तलिफ नंबर पर मुख्तलिफ आएगी, सेम नहीं होगी। इन अदर वर्ड्स, कि लाइन खुद को क्रॉस नहीं करेगी। एंड z ऑफ ए इज इक्वल टू z ऑफ बी, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पर होंगे, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर वो कर्व खुद को ज्वाइन कर लेगी। जैसा कि यही एक सर्कल है, हम फिर क्लोज्ड कर्व बना लेते हैं इधर। ये एक क्लोज्ड कर्व है, इसको हम इधर से स्टार्ट करते हैं। z ऑफ ए बराबर है z ऑफ बी के। ये a और b दोनों पॉइंट बराबर हो गए, यहीं से ही कर्व स्टार्ट हुई और यहीं पर ख़त्म हो गई। और किसी पॉइंट पर भी कर्व खुद को क्रॉस नहीं कर रही, यानी किसी पॉइंट पर भी अगर ये लाइन है तो इस तरह खुद को क्रॉस करके इस तरह कोई सर्कल नहीं बन रहा, क्लोज्ड फॉर्म नहीं बन रही। अब ये देखें यहाँ पर ये खुद को क्रॉस कर रही है लाइन, तो इसको, ये जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज जो ज़रूरी हैं इंटीग्रेशन एंड कॉम्प्लेक्स प्लान को समझने के लिए, कि हमें ये पहले से पता हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है कंटूर। कंटूर क्या होता है, इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ए पीस वाइज स्मूथ कर्व सी इज कॉल्ड ए कंटूर और पाथ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पीस वाइज स्मूथ कर्व को हम कंटूर कहते हैं। पीस वाइज स्मूथ कर्व कौन सी होगी, वो कर्व जो बहुत सारी स्मूथ कर्व के मिलने से बनती है। इस तरह के हमने पहले अभी देखा है इससे पीछे, कि ये एक कर्व है, उसके बाद ये एक दूसरी कर्व है, फिर ये एक तीसरी कर्व है। तो इनको तीनों मिलकर क्या बनाएंगी, पीस वाइज स्मूथ कर्व। ए बी सी डी, C1 कर्व, C2 कर्व और C3 कर्व, ये तीन कर्व्स मिलकर क्या बनाती हैं, पीस वाइज स्मूथ कर्व। और हर पीस वाइज स्मूथ कर्व को हम क्या कहते हैं, कंटूर या पाथ। तो कंटूर पीस वाइज स्मूथ कर्व सेम ही चीज़ है। मोस्टली हम कंटूर टर्म यूज़ करते हैं जब हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास है इवोल्यूशन ऑफ ए कंटूर इंटीग्रल।
कंटूर इंटीग्रल को हम कैसे इवेलुएट कर सकते हैं, कैसे कंटूर इंटीग्रल निकालते हैं। तो इफ f इज कंटिन्यूअस, अगर f एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन ए स्मूथ कर्व, किसी स्मूथ कर्व c पर, गिवन बाय द पैरामीटराइजेशन zt इक्वल टू xt प्लस आयोटा yt, और t की वैल्यू a से b के बीच में है, क्लोज इंटरवल a से b के बीच में, देन तो हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, कंटूर इंटीग्रल, इसको कंटूर इंटीग्रल पढ़ते हैं जब इंटीग्रेशन की सिंबल हो और नीचे साथ c हो। कंटूर इंटीग्रल f ऑफ z, कंटिन्यूअस फंक्शन f का कंटूर इंटीग्रल बराबर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ z ऑफ t। फंक्शन के अंदर z ऑफ t को पुट करेंगे और साथ z प्राइम ऑफ t, इस z ऑफ t का डेरिवेटिव लेंगे, यानी इसके रियल वैल्यू का भी डेरिवेटिव और कॉम्प्लेक्स का भी, इमेजिनरी वैल्यू का भी। तो z का जो डेरिवेटिव होगा इसको और f के अंदर z की वैल्यू को पुट करके ये हम इस चीज़ की हम इंटीग्रेशन एवोल्यूएट करेंगे a से b के अंदर। ये किसके बराबर होगी, ये होगी कंटूर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z के, यानी इस कर्व के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू होगी कंटूर इंटीग्रल ऑफ f ऑफ z, वो इस टर्म के इस इंटीग्रल के बराबर होगी। अब हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके ऊपर, ताकि हमें ये कंटूर इंटीग्रल सॉल्व करना, कंटूर इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। तो एग्जांपल है हमारे पास, एवलुएट कंटूर इंटीग्रल z प्राइम dz where contour c is given by x equal to 3t और y equal to t स्क्वायर, और साथ ही हमारे पास t की लिमिट दी हुई है। t कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से 4 के बीच में, यानी क्लोज इंटरवल -1 से 4 के बीच में। तो अब हम कंटूर इंटीग्रल निकालते हैं और फंक्शन है हमारे पास z का बार। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं पैरामीटराइजेशन zt की, z ऑफ t बराबर होगा x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t। तो x ऑफ t क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, 3t प्लस आयोटा इसी तरह, और y ऑफ t किसके बराबर है, t स्क्वायर के। तो ये हमारे पास आ गया z ऑफ t, और लिमिट की हमारे पास a -1 है और b 4 है। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। इससे पहले हम ये z बार निकाल लेते हैं। z ऑफ t अगर ये है तो z बार क्या होगा, z बार होगा, या z बार ऑफ t आप कह दें, z बार ऑफ t क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 3t और आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देंगे, माइनस आयोटा t स्क्वायर। तो ये हो जाएगा z बार की वैल्यू। सिंपल जिस तरह हम बार निकालते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z का बार कैसे निकालते हैं, x प्लस आयोटा y हो तो उसका बार क्या हो जाता है, x माइनस आयोटा y, आयोटा वाली टर्म की साइन चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको कंटूर इंटीग्रल के अंदर लिखते हैं। कंटूर इंटीग्रल में कैसे लिखते हैं इसको, कंटूर इंटीग्रल ऑफ z बार dz बराबर होगा, लिमिट देखें यहाँ से, लिमिट हमारे पास है -1 से 4 के बीच में जो इंटरवल है, और पहले हम क्या लिखेंगे, f ऑफ z, f के अंदर z ऑफ t। तो इसके अंदर क्या लिखना है हमें, f z ऑफ t। तो z ऑफ t भी हम इवेल्युएट कर चुके हैं, और फंक्शन के अंदर यानी जब उसका बार लिया था तो बार वाली वैल्यू क्या आएगी, 3t माइनस आयोटा t का स्क्वायर, यह आ गया z बार। और उसके साथ क्या लिखेंगे, z का डेरिवेटिव। तो z का डेरिवेटिव यहाँ नीचे ही ले लेते हैं ताकि ऊपर जगह हमारे पास रहे। यहाँ z का डेरिवेटिव हमने नहीं लिया था, ये पहले ही ले लेना चाहिए। z का डेरिवेटिव क्या होगा, अगर हम इधर लिखें तो z बार ऑफ t, यहाँ जगह तो तंग है लेकिन इसमें लिख लेते हैं, z बार ऑफ t क्या होगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो 3, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगाएंगे तो पावर सामने और पावर में से एक कम, तो ये क्या होगा, 3 माइनस 2 आयोटा टी, ये आ गया है z बार। इसको क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे, बल्कि हम z का डेरिवेटिव लेना है तो यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है, ये तो z बार है, पावर सामने आएगी और ये बाहर प्लस ही है, सामने प्लस ही है तो प्लस ही आएगा।
अब ये वैल्यू हमने उधर पुट कर देनी है क्योंकि साथ हमने इंटीग्रेशन में z बार की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z बार की वैल्यू 3, z डेरिवेटिव की वैल्यू 3 + 2 आयोटा t, और साथ लिखेंगे डी ऑफ फंक्शन जिसके जिसके लिहाज से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वेरिएबल वो t। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। -1 से 4, पहले हम ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए। तो पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी 3 3 ज़ार 9 t, फिर पहली टर्म दूसरी टर्म के साथ प्लस 3 2 ज़ार 6 आयोटा t का स्क्वायर, फिर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा t का स्क्वायर। अब ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर, और साथ t का स्क्वायर है और t है t की पावर 3। इस सब को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और साथ d ऑफ t। तो ये होगा इंटीग्रेशन -1 से 4। यहाँ पर देखें ये 90 है, इधर +6 आयोटा टी स्क्वायर और ये -3 आयोटा टी स्क्वायर, ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 आयोटा टी स्क्वायर। और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है आप जानते हैं, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। वो इधर पुट करेंगे तो यहाँ माइनस बनेगा, वो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस, और हमारे पास बचेगा 2 टी की पावर 3 और साथ डी टी। अब हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा देंगे। इंटीग्रेशन कैसे लगेगी, इंटीग्रेशन का रूल क्या है, यहाँ पर पावर की फॉर्म में है सारे वेरिएबल, तो सिंपल पावर में एक प्लस हो जाएगा, टी की पावर 1 है तो टी की पावर 2, और डिवाइड में वही पावर +3 आयोटा टी की पावर 2 + 1 3, और होल डिवाइड में वही पावर जो प्लस होके बनेगी। इसी तरह 2 यहाँ पर t की पावर 3 + 1 4, होल डिवाइड में 4, ठीक है। और साथ यहाँ पर आप लाइन लगाकर लिमिट लिख लेंगे कि इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 9/2 टी स्क्वायर, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो प्लस आयोटा टी की पावर 3, इधर 2 2 ज़ार 4, तो ये होगा प्लस 1/2 टी की पावर 4, और लिमिट 4 -1 से 4। लिमिट पुट कर दें इसमें, सबसे पहले हम लिमिट पुट करेंगे 4, तो ये होगा 9/2 4 का स्क्वायर प्लस आयोटा टी की जगह 4 4 की पावर 3 प्लस 1/2, या ऊपर ही लिख लें 4 की पावर 4/2, यह आ गई पहली अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा तो यहाँ पर जस्ट 9/2। इधर -1 की पावर 3 होगा, -1 की पावर 3 क्या होती है, -1, तो ये होगा माइनस आयोटा। फिर यहाँ पर t की पावर 4 -1 की पावर 4 इवन पावर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा +1, तो हम लिखेंगे 1/2। अब यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 4 की पावर 16, 9/2 और साथ 16, प्लस इधर 4 की पावर 3 64 आयोटा, इधर 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 होगी 256/2, साथ -9/2, माइनस माइनस प्लस आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 1/2। अब कोई कटिंग होती है तो कर लें, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 72, 9 8 ज़ार 72, प्लस आयोटा वाली सिर्फ 2 टर्म है, इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 64 आयोटा और 1 आयोटा 65 आयोटा। अब बाकी टर्म को देखें, ये सिंप्लीफाई होगा तो ये कितना होगा 2 1 ज़ार और 128 प्लस 128, फिर -9/2 -1/2, ठीक है। तो मज़ीद ये क्या बनेगा, 72 और 128 को ऐड कर दें तो ये कितना बनेगा, ये होगा 200, तो 200 + 65 आयोटा, और इधर
इनका एलसीएम ले लें तो -2 माइनस कॉमन लेके एलसीएम ले लें 2 9 प्लस 1 तो ये बनेगा 200 प्लस 65 आयोटा और साथ में 9 प्लस 1 10/2 जो कि -5 होगा। तो कुछ इस तरह बन जाएगी वैल्यू। अब 200 में से 5 माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 195 प्लस 65 आयोटा। ये क्या है? कंटूर इंटीग्रल ऑफ सी कंटूर इंटीग्रल जेड प्राइम डी जेड। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कंटूर इंटीग्रल। तो इस तरह आप किसी भी क्वेश्चन में कंटूर इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। कंटूर इंटीग्रल में बस दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक आपके पास फंक्शन कौन सा है, सबसे पहले फंक्शन को देखना है और फिर जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी कंटूर की z ऑफ t या तो वो गिवन होगी या आपने बनानी होगी। वो बनाकर आप उसका डेरिवेटिव लेंगे और फंक्शन के अंदर वो पैरामीट्रिक इक्वेशन पुट करेंगे f के अंदर z ऑफ t और साथ ही डेरिवेटिव। फिर इस सब का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे जो भी लिमिट होगी उसके बीच में। तो इस तरह आप कंटूर इंटीग्रल निकाल लेंगे। अब हम एक और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि कंटूर इंटीग्रल ज़रा और बेहतर हमें समझ आ जाए। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एग्जांपल evaluate क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल। इसमें हमारे पास जब इस तरह के सिंबल हो ऊपर सर्कल और इंटीग्रेशन के ऊपर दोस्तों हम कहते हैं क्लोज कंटूर। इसके अंदर आपके पास जो कंटूर होगा वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैच होना होगा। इस तरह सर्कल भी हो सकता है, इलिप्टिकल फॉर्म भी हो सकती है। तो ये क्या है? क्लोज्ड कंटूर है। पिछली एग्जांपल में कंटूर क्लोज नहीं था, वो एक लाइन की पैरामीटराइजेशन थी। तो क्लोज कंटूर इंटीग्रल 1/z dz और वेयर कंटूर C is the सर्कल। अब देखें सर्कल कंटूर क्या है? एक सर्कल है और पैरामीटराइजेशन उसकी क्या है? x के मान है cos t की फॉर्म में और y sin t और साथ ही लिमिट दी हुई है t की 0 से 2 पाई। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हम कंटूर की पैरामीटराइजेशन बनाएंगे, वो फंक्शन बनाएंगे z ऑफ t। z ऑफ t क्या होगा इस केस में? z ऑफ t इक्वल टू x ऑफ t प्लस आयोटा y ऑफ t, यानी z ऑफ t इक्वल टू cos t x ऑफ t हो गया प्लस आयोटा sin t। ठीक है, तो ये आ गई पैरामीटराइजेशन कंटूर की। अब हम जानते हैं कि cos t प्लस आयोटा sin t को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसके बराबर लिखते हैं e की पावर आयोटा t। cos t प्लस आयोटा sin t बराबर होता है e की पावर आयोटा t के। ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो इस फॉर्म में लिखने से फ़ायदा ये होगा कि हमें क्योंकि डेरिवेटिव भी लेना होगा और इंटीग्रेशन भी, तो वो इजी हो जाएगी। तो पहले अब z t हमारे पास है तो इंटीग्रेशन के हमें अंदर z बार भी चाहिए। तो अब z t हमारे पास e की पावर आयोटा t है तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास z का डेरिवेटिव होना भी ज़रूरी है। तो z बार ऑफ t इज इक्वल टू z प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? पावर, सबसे पहले इसको इसी तरह लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, इसको एक बार इसी तरह लिखते हैं, उसके बाद पावर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, यानी लिखेंगे d/dt आयोटा t। तो ये कुछ इस तरह बनेगा, आयोटा इसी तरह कांस्टेंट रहेगा और t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो हमारे पास आयोटा t का डेरिवेटिव आयोटा आएगा। तो इसको हम इसके साथ लिख लेंगे आयोटा e की पावर आयोटा t। ये है z बार, z प्राइम। z प्राइम का मतलब z डेरिवेटिव। तो z का डेरिवेटिव भी आ गया है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी? वो होगी f के अंदर, फंक्शन f के अंदर z ऑफ t पुट कर दें f के अंदर z की जगह। तो वो हमारे पास बनेगा f ऑफ z क्या है? फंक्शन यहाँ पर गिवन है 1/z, तो ये हो जाएगा 1/z की जगह जब आप z ऑफ t पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह होगा 1/z ऑफ t
और 1/z(t) क्या है, यानी z(t) क्या है, 1/z(t) e की पावर आयोटा टी, जिसको आप लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोटा टी। डिवाइड में से एक्सपोनेंट को ऊपर लेके आएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब हमारे पास वैल्यूज पूरी इंटीग्रेशन के लिए, तो क्या करेंगे हम कि कंटूर इंटेग्रल, क्लोज कंटूर इंटेग्रल 1/z dz बराबर होगा, लिमिट क्या है t की 0 से 2 पाई, और साथ लिखेंगे पहले हम f ऑफ z ऑफ t, वो क्या है e की पावर माइनस आयोटा टी, और साथ लिखेंगे इसके डेरिवेटिव, z का डेरिवेटिव उसकी वैल्यू क्या है आयोटा e की पावर आयोटा टी, और साथ dt। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखें यहाँ पर आयोटा तो कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, और यहाँ पर e की पावर आयोटा टी माइनस आयोटा टी, दोनों e हैं बेस, तो पावर को हम एक जगह लिख सकते हैं, पावर ऐड हो जाएगी, तो e की पावर माइनस आयोटा टी प्लस आयोटा टी ये कैंसिल हो जाएंगे, तो e की पावर क्या बन जाएगा 0, ये हो जाएगा e की पावर 0 आयोटा इंटेग्रल 0 से 2 पाई e की पावर 0 dt। e की पावर 0 1 होता है, किसी भी चीज़ की पावर, किसी भी वैल्यू की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है। 0 से 2 पाई, बीच में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इंटीग्रेशन में, जस्ट dt आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगी, जब कुछ भी ना हो, इंटीग्रेशन के अंदर 1 हो, तो उसकी इंटीग्रेशन वेरिएबल होती है, जो भी वेरिएबल इंटीग्रेशन में इन्वॉल्व है, यानी आयोटा वेरिएबल क्या है t, और इसके इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 पाई, तो इसको हम इधर ऊपर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आयोटा, लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट क्या है 2 पाई, और फिर आयोटा दोनों के साथ है तो 2 पाई माइनस 0, तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस 0 2 पाई, तो सारा बन जाएगा 2 पाई आयोटा। तो क्लोज कंटूर इंटेग्रल 1/z dz क्या होगा 2 पाई आयोटा। तो इस तरह हमने क्लोज कंटूर इंटेग्रल की भी एक एग्जांपल सॉल्व कर ली है। तो कोई भी फंक्शन हो और किसी भी तरह का कंटूर हो, क्लोज्ड हो या सिंपल हो, लाइन की फॉर्म में हो, तो आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, कंटूर इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या है, सपोज द फंक्शन f एंड g आर कंटिन्यूअस, f और g दो कंटिन्यूअस फंक्शन है इन अ डोमेन D, एंड c इज अ स्मूथ कर्व लाइंग एंटायरली इन D। c एक स्मूथ कर्व है जो इस डोमेन के अंदर लाई कर रही है, ये एक रीजन है जिसके अंदर ये c स्मूथ कर्व मुकम्मल तौर पर लाई कर रही है। देन पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंटूर इंटेग्रल ऑफ k टाइम्स f ऑफ z dz इज इक्वल टू k, इंटेग्रल से पहले इंटेग्रल से बाहर कंटूर इंटेग्रल ऑफ f ऑफ z dz, यानी कि ये k यहाँ पर क्या है, k इज कॉम्प्लेक्स, k इज ए कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मल्टीपल कांस्टेंट आप इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हैं, और कंटूर इंटीग्रल सॉल्व करने के बाद उसके मल्टीपल क्या को से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बराबर होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस जी ऑफ जेड बराबर होगा कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड अलहदा सम कंटूर इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ जेड, यानी दोनों फंक्शन को सम करके उनका कंटूर इंटीग्रल लें, या फंक्शंस का अलग-अलग से कंटूर इंटीग्रल लें और उनको सम कर दें, तो ये दो बराबर होंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी है कंटूर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू कंटूर इंटीग्रल, कंटूर C1 है, इस चीज़ का ख्याल रखना है, कंटूर C1 एफ ऑफ जेड डी जेड प्लस कंटूर इंटीग्रल फिर कंटूर C2 एफ ऑफ जेड डी जेड, ये इंटीग्रेशन, ये कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड का बराबर होगा C1 कंटूर और C2 कंटूर इंटीग्रल के सम के, वेयर C कंसिस्ट ऑफ द स्मूथ कर्व्स C1 एंड C2 ज्वाइंट एंड टू एंड। C और C1 C2 में क्या फ़र्क है कि C मुकम्मल कर्व है
C1 C2 जिस तरह हमने पीछे पढ़ी है कि पीस वाइज स्मूथ कर्व, तो इस तरह अब यहाँ से यहाँ तक इसको कहते हैं ये C1 है, ये C2 है, और यहाँ से यहाँ तक मुकम्मल कर्व का क्या नाम है, C। तो अगर किसी फंक्शन का कंटूर इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक आप लें मुकम्मल, तो वो बराबर होगा कि एफ ऑफ जेड का कंटूर इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक ले लें और उसको सम कर लें कंटूर इंटीग्रल यहाँ से यहाँ तक के। इन दोनों अलग-अलग के सम को बराबर करेंगे आप, तो वो देखेंगे कि मुकम्मल के कंटूर इंटीग्रल के बराबर ही आएगा। इसी तरह ये दो कंटूर इंटीग्रल हैं, ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी C1 C2 के अलावा C3 4 इस तरह और भी पीस वाइज स्मूथ कर्व्स हो सकती हैं। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी है कंटूर इंटीग्रल या नेगेटिव कंटूर है एफ ऑफ जेड डी जेड बराबर होगा नेगेटिव ऑफ कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड। अब ये क्या है, इसमें फ़र्क ये है कि जो कंटूर आप ले रहे हैं वो कंटूर की डायरेक्शन रिवर्स होगी। जिस तरह कि अगर आपने पहले ये कंटूर लिया है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप कहते हैं ए से बी तक। ए से बी तक के कंटूर को अगर आप सी कहते हैं, तो बी से ए तक के कंटूर को आप क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ सी। तो यहाँ पर बी से ए तक कंटूर इंटीग्रल एफ ऑफ जेड बराबर है नेगेटिव ऑफ, यानी साइन पहले से लगा लें और फिर कंटूर ले लें ए से बी तक। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन चेंज करने से साइन चेंज हो जाएगी, इंटीग्रेशन की साइन या रिजल्ट के साथ, जवाब के साथ साइन चेंज हो जाएगी। अगर इसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है ए से बी तक या बी से ए तक आप सोल्व कर दें, उसका कंटूर इंटीग्रल रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव आ रहा है, तो ए से बी तक जब सोल्व करेंगे तो वो क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हैं 4 इंपॉर्टेंट कंटूर इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़। क्वेश्चन के लिहाज से आपको जहाँ पर मुनासिब लगे आप इनमें से प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी हैं जो कि हमें इंटीग्रेशन, कम्प्लेक्स प्लेन में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगी। फिर हमने देखा है कंटूर क्या होता है और उसके ऊपर एग्जांपल देखी हैं, और कंटूर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं 2 एग्जांपल सॉल्व किए हमने, और आखिर में जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंटूर इंटीग्रल डिस्कस की हैं कि 4 बेसिक प्रॉपर्टीज़ कंटूर इंटीग्रल की क्या हैं। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें।